नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। तो आज भारत में नॉर्वे की पत्रकार के एक सवाल ने तो पीएम मोदी को घेरा ही है, लेकिन अब नॉर्वे फंड के मुद्दे पर भी पीएम मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। उधर खालिद को जमानत मिलने की एक और उम्मीद फिर से खत्म हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने नॉर्वे फंड और अडानी को लेकर पीएम मोदी पर उठाए सवाल। फाल्टा रीपोल पर टीएमसी के जहांगीर ने वापस लिया नाम, पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद उमर खालिद को नहीं मिली अंतरिम जमानत। पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले अब ट्रोलिंग के निशाने पर। ट्रंप के ईरान हमले वाले बयान पर भड़का तेहरान, दी कड़ी चेतावनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ा सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या नॉर्वे ने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध पर अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन को अपने पेंशन फंड की ब्लैकलिस्ट से हटाया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में 2 अलग अलग खबरों का हवाला दिया। 1 फरवरी 27 की, जिसमें बताया गया था कि नॉर्वे का $1.2 ट्रिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो से हटा रहा है, और दूसरी 18 मई की, जिसमें पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा का जिक्र था। इसी आधार पर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल इस साल फरवरी में दुनिया के सबसे बड़े इस वेल्थ फंड ने अडानी ग्रीन को अपने निवेश पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था, ये कहते हुए कि कंपनी के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर चिंता है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि देश एक बड़े आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। रायबरेली दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने ऐसा आर्थिक ढांचा बनाया है जो कुछ चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचा रहा है, जबकि आम जनता, किसान, मजदूर और युवा लगातार दबाव में आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर विदेश यात्राओं को लेकर भी तंज कसा और कहा कि एक तरफ जनता को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और उनके मंत्री खुद वैश्विक दौरों पर व्यस्त है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को मोदी सरकार की बनाई हुई आर्थिक संकट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को बोझ की सीधे जनता पर डाल रही है और बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली समेत देश भर में दाम और बढ़ गए हैं, जिससे महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी और ज्यादा तेज हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीति फिर से तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार इसे छोटी बढ़ोतरी बता रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आम लोगों की जिंदगी से कई जरूरी चीजें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दूध तक अब लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और छोटे छोटे फूड पैकेट्स में भी अब पहले से कम सामान दिया जा रहा है, जिससे महंगाई का असली असर साफ साफ दिखता है। मनोज झा ने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर थीं, तब उसका फायदा सीधे जनता को क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमा लिया, लेकिन जब दाम कम थे तब राहत जनता तक पहुंची ही नहीं, और अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो बोझ सीधे लोगों की जेब पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह असंतुलित आर्थिक नीति है, जिसमें आम आदमी लगातार दबता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा रीपोल से टीएमसी नेता जहांगीर खान ने नाम वापस लेने पर अब पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि ये उनके नेता जहांगीर खान का निजी फैसला है, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी ने पूरे इलाके के हालात को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से फाल्टा में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। टीएमसी का दावा है कि उनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कई पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है और कुछ जगहों पर दफ्तरों पर जबरन कब्जा तक कर लिया गया है। पार्टी का आरोप है कि ये सब खुलेआम धमकी और दबाव के माहौल में हुआ, लेकिन चुनाव आयोग बार बार शिकायतों के बावजूद भी चुप बैठा हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो चुनावी मैदान छोड़ दें। पार्टी का कहना है कि इसके बावजूद उनके कई कार्यकर्ता तो डटे रहे, लेकिन कुछ लोग आखिरकार दबाव में आकर पीछे हट गए। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,
संजय सिंह और अन्य नेताओं को भेजा गया है। मामला कथित तौर पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। बेंच ने सभी संबंधित नेताओं को 4 हफ्ते का समय दिया है ताकि वे अपना जवाब दाखिल कर सकें और अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को तय की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए और मामले में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त की जाए। इसी बीच कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि सिंगल जज ने माना था कि कथित तौर पर एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था जिससे न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस पूरे मामले को मुख्य केस से अलग किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई अलग से जारी रहेगी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद खालिद को नहीं मिली जमानत। पीएम मोदी से सवाल पूछने पर दक्षिणपंथियों ने हेले को घेरा। नॉर्वे में सवालों से भागे मोदी, बीजेपी ने राहुल को दिया दोष। ट्रंप के हमले वाले बयान पर ईरान का तीखा पलटवार। उमर खालिद की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद भी खालिद को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े केस में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर ने अपनी मां की सर्जरी के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए उमर खालिद की ओर से दिए गए कारण संतोषजनक नहीं है। जबकि कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है और आरोपी लंबे समय से जेल में है तो उसे जमानत दी जा सकती है, चाहे कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब खालिद की जमानत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कोई असर नहीं दिखा। देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि लोग डर के साए में नहीं जी सकते। कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दोहराए। कोर्ट ने हर जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर बनाने और जरूरत के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों को फेंसिंग, नसबंदी और वैक्सीनेशन की व्यवस्था मजबूत करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या पर भी सख्ती दिखाते हुए एनएचएआई को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पीएम मोदी से सवाल पूछने पर नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग को अब भारत में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने घेर लिया है। हिंदुत्व नाइट नाम के एक एक्स अकाउंट ने हेले की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने उससे फोन पर बात की, उसकी आवाज काफी शांत थी। मैंने वही सवाल उनसे पूछने की कोशिश की जो वो पीएम मोदी से पूछना चाह रही थी। उसने बस इतना कहा कि मोदी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता उन्हें पसंद नहीं करती। मैंने कहा कि मोदी ने 1 हफ्ते पहले हुए 5 में से 3 राज्यों के चुनाव जीते थे, तो वो उलझन में पड़ गई और पूछने लगी कि आखिर कुल कितने राज्य हैं। इस पोस्ट पर हेले ने जवाब देते हुए लिखा कि मेरी इस अकाउंट होल्डर से फोन पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसी के साथ कुछ दक्षिणपंथी समूह तो अब हेले की निजी जानकारी भी सार्वजनिक कर रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर और यहाँ तक कि घर का पता भी ऑनलाइन साझा किया जा रहा है। नॉर्वे के पीएम ने भारतीय मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सबूत के लिए तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन भारत में बीजेपी की तरफ से कोई और ही कहानी तैयार की जा रही है। जैसे जैसे पीएम मोदी के नॉर्वे मीडिया के सवालों से भागने की खबर भारत आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी नेता एक्टिव होकर मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला सन की तंत्र एक बिगड़ैल पत्रकार के बयान पर राजनीति कर रहा है। मालवीय ने यह भी कहा कि कुछ लोग मजबूत भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष, कई बड़े नेताओं ने अब इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा और लिखा कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लग लिया हो। शायद उनको डर हो कि कहीं एप्स्टीन या अडानी पर कोई सवाल ना पूछ ले। सोचिए अगर देश का मीडिया उनसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन यहाँ मीडिया नहीं, चरण चुंबक है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेश घूमने से कुछ नहीं होता, वहां के आजाद समाज से कुछ सीखना भी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी तंज कसते हुए कहा कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमसे सवाल मत पूछिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर संभावित सैन्य हमले वाले बयान के बाद अब ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सेना के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि वो खुद ही हमले की तारीख तय करते हैं और फिर खुद ही उसे रद्द भी कर देते हैं। मोहसिन रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका ये सोच रहा है कि धमकियों से ईरानी जनता और सरकार झुक जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की मजबूत सेना और जनता का हौसला अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ईरान पर हमला रोकने की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने फिलहाल सैन्य कार्रवाई टालने की बात कही। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया जा सकता है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट लेकर रात 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.